नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। देश की आज़ादी के इतिहास में आपने कई नायकों के बारे में सुना होगा, कई हत्याकांडों के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। ऐसा ही एक नाम था गोविंद गुरु का। मैं इस समय पहुंचा हूं गुजरात राजस्थान की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ी पर। ये वही पहाड़ी है जहां पर 17 नवंबर 1913 को 1507 आदिवासियों ने शहादत दी थी और ये जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड था, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज तक दर्ज नहीं हो पाया। तो क्या थी इस मानगढ़ धाम की पूरी कहानी, क्यों शहादत हुई, क्या एजेंडा था और कौन थे गोविंद गुरु, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। देखिएगा अंत तक। तो मानगढ़ धाम में हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम पहुंचे हैं ये स्मारक। आप देख रहे हैं स्तंभ बना हुआ है, यहाँ एक बोर्ड है, स्मारक स्थल लिखा है, 2 झंडे हैं, एक हरे रंग का एक सफ़ेद रंग का। और आपको हम अंदर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर 1913 को ये वही जगह है मानगढ़ की, राजस्थान और गुजरात की सीमा है, जहाँ पर भीलों का नरसंहार ब्रिटिश हुकूमत ने रियासतदारों के साथ मिलकर किया था, या कहें कि उनके कहने में आकर किया था। तो अंदर आपको जाके हम बताते हैं पूरी कहानी। तो हम इस स्मारक के पास मौजूद हैं, इस कैंपस में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए स्मारक की, ड्रोन कैमरे से भी हम आपको ये तस्वीरें बताते हैं। आपको बता दें कि 1883 के आसपास गोविंद गुरु ने समसभा के जरिए कुछ नियम बनाए थे। 9 बिंदु उन्होंने तय किए थे कि स्थानीय भील आदिवासी समाज इन बिंदुओं पर अपना जीवन यापन करेगा, जिसमें विदेशी वस्तु नहीं खरीदना, अंग्रेजों को कर नहीं देना, बच्चों को पढ़ाना, मांसाहार से दूर रहना समेत कई ऐसे बिंदु थे जो उनके जीवन को बेहतर बनाने वाले थे। रियासत के जो लोग थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ऐसा स्थानीय आदिवासी मानते थे। तो उन्होंने उनको कर देना, उनका शासन स्वीकार करना, उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यही बात स्थानीय रियासतदारों को नागवार गुजरी। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि हम टैक्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्थानीय आदिवासी हमको टैक्स नहीं दे रहे हैं। तब अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को इस पहाड़ी पर, जो यहाँ से लेकर लंबी जाती है, आप ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं, यहाँ करीबन 40 से 50 हज़ार के आसपास आदिवासी मौजूद थे, उनको 3 तरफ से घेरा। और घेरने के बाद निहत्थे आदिवासी भाइयों पर, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, गोलीबारी कर दी। करीब 2 लाख से ज़्यादा गोलियां चलाई गई। और सरकारी रिकॉर्ड, जो ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड है, उसमें 1507 भील मारे गए। ये 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी काफ़ी विभत्स था और उससे 4 गुना ज़्यादा इसमें हत्याएं की गई। अफसोस की बात है कि भारत के इतिहास में इसे दर्ज नहीं किया गया, न इन शहीदों के नाम दर्ज हैं, न ये घटना दर्ज है। और ये उनकी स्मारक बनाया गया है, ये राजस्थान का हिस्सा है। ये जो पार्ट है ये राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ से, 3 तरफ की पहाड़ियों से अंग्रेजों ने घेर लिया था। अब आपको हम ले जाएंगे उस इलाके में जहाँ पर स्थानीय भी लोग मौजूद थे, निहत्थे थे, और उन पर गोलियां चलाई गई जहाँ पर वो शहीद हुए थे। तो उस इलाके में चलते हैं और आपको वहाँ का हाल बताते हैं। और वहीं पर गोविंद गुरु जी की धुनी है, धुनी स्थल है, जो हर पूनम पे यहाँ पर एक मेला लगता था। बड़ी तादाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी समाजजन यहाँ पर इकट्ठा होते थे। तो वो पूनम का ही दिन था 17 नवंबर 1913, जब ये कत्लेआम हुआ था। तो अब धुनी स्थल पर हम आपको ले चलते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं मानगढ़ धाम में। आप देखिए यहाँ पर मानगढ़ धाम 0, और ये धुनी स्थल है, और ये पूरा प्रोमाइसिस है जहाँ पे गोविंद गुरु यहाँ पर अपनी धुनी रमाते थे। बताते हैं कि 1903 से लेकर 1913 के बीच, जब तक कि ये हमला नहीं हुआ था बड़ा अंग्रेजों की ओर से, तब तक यहाँ पर हर पूनम पर एक बड़ा मेला लगता था। और आज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं सैलानी आते हैं,
गोविंद गुरु की समाधि पर जो धूनी स्थल है वहाँ पर वो शीश नवाते हैं। और तमाम गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ पर आ रही हैं और ये वो उनकी धूनी स्थल है जो आप देख रहे हैं कैंपस। और वो धुनी आज भी यहाँ पर चल रही है, संचालित है। वो जगह है आप जो देख रहे हैं, इसमें तमाम झंडे हैं। आपको हम धुनी स्थल पर ले चलते हैं। तो 1883 के आसपास समसभा के जरिए गोविंद गुरु ने यहाँ पर जन जागरण का काम शुरू किया था। सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक जागरण उन्होंने शुरू किया। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू किया था जो काफ़ी तेज़ी से फैला था। ये वो जगह है, देखिए यहाँ लगातार धुनी चलती है। तो हमने आपको जो स्मारक बताया था, आपको बता दें कि उस स्मारक, वो हमने जो आपको ड्रोन से स्मारक बताया था, उससे लेकर धूनी स्थल तक करीब हजारों आदिवासी 17 तारीख को 1913 में, 17 नवंबर 1913 में जुटे थे। पूनम का वो दिन था और गोविंद गुरु यहाँ पर लोगों को, उनकी आस्था का एक केंद्र था, यहाँ पर आते थे। और ये जो नीचे आप खाइयाँ देख रहे हैं, तो ये पूरी तीन तरफ से पहाड़ी है। इसको यहाँ पर तीन तरफ से घेर लिया था अंग्रेज़ों ने। बताते हैं कि हर अंग्रेज सिपाही के पास 240 बुलेट यानी गोलियाँ थी। 2 लाख से ज़्यादा गोली फायर की गई निहत्थे आदिवासियों पर और उनकी यहाँ पर हत्या की गई। ब्रिटिश हुकूमत ने जो लंदन में जो अपने दस्तावेज जो रिकॉर्ड भेजे थे, उसके अनुसार ये आंकड़ा है 1507 भीलों की यहाँ पर हत्या हुई है। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा बताया जाता था। सब तमाम यहाँ पर फेंक दिए गए थे खाइयों में, उनको उठाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, ऐसा बताया जाता है। और चील कौवे उनको खा गए, ताकि अंग्रेज़ों की मंशा थी, रियासतदानों की मंशा थी कि आदिवासियों में भय का संचार हो। क्योंकि तमाम जो जाति धर्म समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के आगे लड़ के सरेंडर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आदिवासी समुदाय ही ऐसा समुदाय था जिसने तमाम जब पूरे देश के अलग अलग इलाकों में अंग्रेज़ों से वो भिड़े, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, मरना पसंद किया, लेकिन स्वाभिमानी थे, उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेज़ों के सामने वो नहीं झुके। और शायद इसी का परिणाम था कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो जन जागरण अभियान था, उससे अंग्रेज और रियासतदार चिंतित हो गए। उनको लगा कि ये क्रांति के रूप में आगे परिवर्तित हो सकता है, तो उन्होंने ये हत्याकांड अंजाम दिया था। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ये गांधी जी से भी एडवांस जो मूवमेंट था वो गोविंद गुरु का था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले समाधि देखिए। मानगढ़ धाम पर आकर हमारे मन में कई सवाल हैं जो आपके मन में भी उठने चाहिए। सरकार को भी इनका जवाब ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें अधिकृत तौर पर अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार 484 लोग मारे गए थे, क्या मानगढ़ धाम में 17 नवंबर 1913 को हुआ कत्लेआम, आदिवासी भाइयों का कत्लेआम, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम था? नहीं, क्योंकि 1507 आदिवासियों ने यहाँ पर शहादत दी थी। लेकिन इतिहास में जो स्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड को मिला, वो मानगढ़ धाम हत्याकांड को नहीं मिला। शहीदों का शहीद स्मारक वहाँ बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम राजनेता आते हैं वो जलियांवाला बाग जाते हैं, लेकिन मानगढ़ धाम कोई नहीं आता। क्यों? ये जिम्मेदारी किसकी है? इतिहास में मानगढ़ धाम क्यों दर्ज नहीं हो पाया? सरकारों ने 75 साल तक क्या किया?
जबकि ब्रिटिश अभिलेखागार के रिकॉर्ड मौजूद हैं, ब्रिटिश दस्तावेज मौजूद हैं, सरकार के पास है, ब्रिटिश हुकूमत के पास है। बावजूद इसके किसी ने भी आदिवासियों की शहादत को महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, ये सवाल हमारे मन में है, आपके मन में भी होना चाहिए। दूसरा ये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो 22 तक चला। चोरा चोरी घटना के बाद वो आंदोलन समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख बिंदु थे उसमें अंग्रेजी सामान की या विदेशी सामान का बहिष्कार करना, अंग्रेजों को कर न देना, उनसे असहयोग करना। लेकिन देखिए आप कि गांधी जी तो इंग्लैंड में पड़े हुए थे, अफ्रीका में उन्होंने 1.5 दशक तक वकालत की थी, उसके बाद भारत भ्रमण किया, तब जाकर आज़ादी के आंदोलन में कूदे। लेकिन मानगढ़ क्षेत्र के आदिवासी आसपास के तमाम लोग गोविंद गुरु के नेतृत्व में, आप देखिए कि उन्होंने 1883 में सम सभा का गठन कर लिया। 1903 में अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें वही बिंदु थे जो बाद में जाके महात्मा गांधी ने उठाए। यानी महात्मा गांधी जिस लोकतांत्रिक आंदोलन में जो बिंदु उठा रहे थे, वो महात्मा गांधी के आंदोलन से 17 साल पहले ही मानगढ़ और उसके आसपास के इलाके, झाबुआ, अलीराजपुर से लेकर दाहोद, पंचमहल, महिसागर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी उठा चुके थे। समसभा के जो मुद्दे थे उसमें आदिवासी समुदाय ने तय किया था कि वो विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज हुकूमत या उनके पिट्ठू राजाओं को कर नहीं देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नशे से दूर रहेंगे, अपराधों से दूर रहेंगे और सामाजिक जन जागृति लेकर आएंगे और वो अंग्रेजी सत्ता को नहीं स्वीकार करेंगे। और आप देखिए कि ये 1903 में जब आंदोलन समसभा के बिंदु के साथ पीक पर आया तो 1913 में अंग्रेजों को लगा कि ये शायद एक 1857 की तरह नई क्रांति आदिवासी कर सकते हैं, तो उन्होंने नरसंहार के जरिए आवाज़ को दबाने की कोशिश की। देखिए, गांधी जी राष्ट्रपिता भी हो गए और विश्व में चर्चित नेता हो गए, लेकिन मानगढ़ के गोविंद गुरु और शहीद हुए आदिवासियों को वो स्थान भी नहीं मिल पाया जो कि उनका स्वाभाविक रूप से हक था। एक सवाल हमारे मन में यहाँ आकर ये भी खड़ा हुआ कि देश की आज़ादी में शिरकत करने वाले जीवित लोगों को सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी माना, उनको आजीवन उनकी मृत्यु समय तक सम्मान निधि या पेंशन, कई जगह पेंशन कहा जाता, कई जगह सम्मान निधि कहा जाता, वो प्रदान की। उनके परिजनों को पेट्रोल पंप के आवंटन में छूट, स्कूलों में एडमिशन में छूट, सेंट्रल स्कूलों में तमाम सुविधाएं दी गई, रेल यात्रा में छूट, हवाई यात्रा में छूट। लेकिन 1507 जो आदिवासी मारे गए, उनकी लिस्ट कहाँ है? उनके परिवारों को क्या दिया? उनकी शहादत पे केंद्र और राज्य ने क्या किया? क्या अब वक्त नहीं है कि पीएम मोदी जो चर्चाएं हैं कि 1 तारीख को यहाँ मानगढ़ आएंगे और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे इसे, तो क्या उनके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को और सरकारों को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि जो 1507 आदिवासी यहाँ शहीद हुए थे, उनके परिवारों को एक मुश्त सम्मान निधि या मान लीजिए एक मुश्त पेंशन दी जाए। वो पेंशन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। उनके परिवार वालों को शासकीय योजनाओं में अतिरिक्त लाभ दिया जाए। सिर्फ स्मारक घोषित कर देने से भला नहीं होगा। देश के इन आदिवासियों की शहादत स्मरणीय है, इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करना होगा और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में लाना होगा और साथ में उनके परिवारों की पूछ परख भी करनी होगी। तब जाकर हम मान सकते हैं कि देश ने इन आदिवासी शहीदों को सम्मान दिया है। मानगढ़ धाम की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।